हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। आई होप आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। हम इस वीडियो में और इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड चैप्टर। एक्चुअली हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। चैनल पर हमारी वीडियो है चैप्टर टू की, जिसमें हमने एक लेसन कवर कर लिया है, जहाँ पर हमने जाना था कि 5 ईयर प्लान क्या होता है, और हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था जहाँ हम बात कर रहे थे कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो अब हमारे देश के जो प्लानर्स थे उन्होंने सोचा कि अब कैसे देश को आगे लेके जाया जाए। ठीक है, इंडिपेंडेंस तो हो गई, अब कैसे देश को आगे लेके जाना है। उसके लिए हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोचा कि अब मुझे कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। उन्होंने स्टडी किया और उन्हें स्टडी किया, और जो हमारे 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में, जो ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, इन तीनों के बारे में देखा गया और परखा गया कि इंडिया को कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम पर चलना चाहिए। तो जैसे कि अंडर ब्रिटिश राज हम टोटली किसके हैंड ओवर में थे? ब्रिटिशर्स के हैंड ओवर में थे। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की, तो हमें 3 सवालों पर काम करना होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो इन तीनों का जो जवाब था वो 3 इकोनॉमी में देखना होता है कि अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाता हूँ तो मुझे किन चीज़ों पर मतलब कैसे काम करना पड़ेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ मार्केट फोर्सेस पे सारा कुछ डिपेंडेंट होता है ना, और जो डिसीजंस हैं वो सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है ना, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, वहाँ गवर्नमेंट आगे आती है, और गवर्नमेंट जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं लोगों के वेलफेयर के लिए काम करूँगा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर सबके बारे में सोचा जाता है। जो कैपिटलिस्ट हमारी इकोनॉमी होती है, वहाँ सिर्फ बात होती है कि हम उनके लिए गुड बनाते हैं जो वो गुड खरीद सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि मार्केट में डिमांड क्या है, लोग क्या खरीदना चाहते हैं, तो हम वही गुड बनाते हैं। तो वहाँ पर बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रॉफिट्स मेकिंग पर काम करते हैं ना। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो टोटली मार्केट फोर्सेस पर डिपेंडेंट है, वहाँ पीपल मतलब पुअर पीपल के बारे में नहीं सोचा जाता। जबकि जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पुअर पीपल के बारे में सोचा जाता है, और गवर्नमेंट सबका वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, और तीसरी होती है हमारी मिक्स इकोनॉमी, जहाँ पर दोनों मिलकर मिक्स इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। तो वहाँ पर दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, क्या मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाता है और गवर्नमेंट भी पूरा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो मतलब प्लानिंग सारी गवर्नमेंट करती है, और जो ऑपरेशनल लेवल है वो हम किसको दे देते हैं? प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, एट प्रेजेंट इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है, बट जब देश आज़ाद हुआ तब मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, अब हमें जब हम स्टार्ट करें तो वी विल ऑप्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी। हम कौन सी इकोनॉमी ऑप्ट करेंगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो हमने कौन सी इकोनॉमी करी? सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑप्ट करी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि अब क्या हुआ। अब हमारे देश आगे बढ़ा और हमने 5 ईयर प्लान्स पर काम किया, और आपको मैंने लास्ट लेसन में ये भी बताया कि प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, प्लान्स कैसे बनाए जाते हैं, प्लान्स में क्या क्या गोल्स रखे जाते हैं। तो अब जो हमारा 2.2 सेशन है, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, यहाँ हम बात करेंगे कि जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उनमें जो उनके गोल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद 2.2। तो आप सब स्क्रीन पर देखेंगे, और आपको मैं जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो भी डाउट है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, सो द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जो भी लेसन सुन रहे हैं वो प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है। चलिए, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। द प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स वर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो हमारे देश का जो भी पैटर्न था, हम 5 ईयर गोल्स को लेके चल रहे थे, और जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो हमारे गोल्स थे
प्लान में क्या होता है, प्लान में आप कोई गोल्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। प्लान का मतलब ही है कि कोई गोल्स को डिसाइड करना, है ना। तो जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे उनमें ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी पर बेसिक गोल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और अब भी हम इन गोल्स को साथ में लेके हुए और जो हमारे गोल्स हैं उसको हम पूरा करते हैं, उसको हम अपना गोल सेट करते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट ऑल प्लान्स हैव गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल दीज गोल्स। अब वो कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी हमारे प्लान्स बनाते हैं उनके गोल्स हमेशा यही रहते हैं, बट हाँ हम हर एक प्लान में कोशिश करते हैं कि इनमें से कोई ना कोई गोल के ऊपर काम किया जाए। लेकिन ये ऐसे गोल्स हैं जो हर एक प्लान्स पर लिए जाते हैं, बट हर एक प्लान में, मतलब एक 5 ईयर प्लान में हम चारों गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, बट दीज आर द बेसिक गोल्स जो हर 5 ईयर प्लान्स पर लिए जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 गोल, जिसको हमने बोला है नंबर 1 इज ग्रोथ। सो नंबर 1 है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? It refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. Growth क्या है? Growth is increase in the country's capacity का क्षमता देश की क्षमता बढ़ना। किस चीज़ की क्षमता बढ़ना? To produce output of goods and services। कि किसकी चीज़ की क्षमता बढ़ना? Goods and services का जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी बढ़ना, वो क्या होता है? वो ग्रोथ होता है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि ग्रोथ की डेफिनेशन आपको याद करनी है तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ओके, इट इम्प्लाइज either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and services। तो अब इसके अंदर क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि क्या किस में बढ़ना? प्रोडक्टिव कैपिटल में बढ़ना, और इसके साथ जो सपोर्टिंग सर्विसेज है जिसको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, उसमें इंक्रीमेंट होना। उसके साथ साथ अगर हम कहें कि हाँ, और इंक्रीज इन द प्रोडक्ट एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्शन बढ़ना, ओके। उसके साथ प्रोडक्टिव कैपिटल मीन्स प्रोडक्शन से जो कैपिटल जनरेट होगी, प्रोडक्टिव कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट्स देश के अंदर बढ़ना, एंड जो सर्विसेज हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है, जिसको हम ऑक्सिलरी ट्रेड बोलते हैं, जो हमने क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो इन दोनों में जब इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, देश की क्षमता बढ़ेगी, एंड जो देश है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, वो देश की क्या होगा? ग्रोथ होगा। सो अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज, आगे देखेंगे इन द लैंग्वेज, नेक्स्ट पेज। So in the language of economics, a steady increase in the GDP, ठीक है। तो एक मिनट हम इसको इरेज कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो ग्रोथ है वो किससे मेजर होती है? जीडीपी से मेजर होती है। कि अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो देश क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है ना। द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर। जीडीपी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, है ना, कि जीडीपी क्या होता है, और क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आपने कि जीडीपी क्या होता है। तो जो मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है वो होती है जीडीपी। यू कैन थिंक ऑफ द जीडीपी एज अ केक, एंड ग्रोथ is increase in the size of cake. So very good example is given here कि जीडीपी को क्या मान लेते हैं? जीडीपी को हम मान लेते हैं केक, कि जीडीपी क्या है? हमारा केक है, और जो ग्रोथ है वो उसका साइज बढ़ गया। तो जब उसका साइज बढ़ेगा तो क्या कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर इफ द केक इज लार्जर, अगर लार्जर केक होगा, बड़ा केक होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एंजॉय कर पाएंगे, है ना। अगर पार्टी के अंदर बड़ा केक आता है सो मोर पीपल कैन एंजॉय द केक, आपको ज़्यादा से ज़्यादा केक मिलेगा। अगर पार्टी में ज़्यादा आपकी फ्रेंड की पार्टी में बड़ा केक आएगा तो आपको ज़्यादा केक मिलेगा, राइट।
तो ऐसे वो कह रहे हैं कि जीडीपी एक केक है, और अगर उस केक की वो जो केक अगर बड़ा होता है, इट मीन्स ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है ना. So if the cake is larger, more people can enjoy it. So it is necessary to produce more goods and services if the people of India are to enjoy a more rich and varied life. तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि to produce more and more goods and services if the people of India are to enjoy, means अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का तो लोगों को ज़्यादा क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, है ना. लोगों को ज़्यादा सर्विसेज मिलेंगी, गुड्स मिलेंगे, एंड वो ज़्यादा रिच होंगे और वेरिड लाइफ जी पाएंगे. सो इन द सेम वे कि जीडीपी बढ़ेगी तो मोर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट. सो द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स. अब जीडीपी आती कैसे है? जीडीपी अलग अलग सेक्टर से आती है. तो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना, वो क्या कर रहे होंगे, नेशनल इनकम फाइंड आउट कर रहे होंगे, जीडीपी फाइंड आउट कर रहे होंगे, राइट. तो वहाँ पे आपने वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी को 3 सेक्टर्स में फाइंड आउट किया है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट. सो वो यही बात हो रही है यहाँ पर कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वहाँ से जीडीपी कैलकुलेट होती है, और कौन सा सेक्टर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन. उसको क्या बोलते हैं हम, structural composition, right. So the GDP of a country is derived from different sectors of the economy, namely the agricultural sector, industrial sector and service sector. तो हमारा प्राइमरी हो गया एग्रीकल्चर, सेकेंडरी हो गया सेकेंडरी हो गया इंडस्ट्रियल, एंड सर्विस सेक्टर हो गया हमारा टर्शरी, ठीक है ना. The contribution made by each of these sectors makes the structural composition of the economy. और जो भी contribution कर रहे हैं ये different sectors को हम क्या बोलेंगे, structural composition. Right? In some countries, growth in agriculture contributes more to the GDP growth, while in some countries, the growth in the service sector contributes more to the GDP growth. अब अलग अलग देश का जी अलग अलग है. किसी देश में ज़्यादा एग्रीकल्चर से जीडीपी ग्रोथ हो रही है, मतलब सहयोग प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा है, किसी देश में सेकेंडरी सेक्टर का ज़्यादा है, किसी देश में टर्शरी सेक्टर का ज़्यादा है, ठीक है ना. सो अलग अलग देश में अलग अलग स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन होता है, right. Okay, so let's move further. The producer have to adopt new technology. Oh sorry. Okay, so it moves to the next goal. अब next goal की तरफ जाते हैं. So next goal है हमारा modernization. Next goal है हमारा modernization to increase the production of goods and services. So दूसरा हमारा है कि modernize होना. तो अगर हमें गुड्स सर्विस प्रोडक्शन बढ़ाना है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो प्रोड्यूसर को नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड वेराइटीज इंस्टेड ऑफ द ओल्ड वंस. तो अगर एग्जांपल एक फार्मर आउटपुट बढ़ाना चाहता है तो वो नए तरह की सीड्स को यूज़ करेगा इंस्टेड ऑफ द ओल्ड वंस, ठीक है. पुराने नहीं यूज़ करके वो क्या करेगा, नए तरह के यूज़ करेगा. तो उससे क्या होगा, जैसे हम HYV सीड्स के बारे में आपने सुना हुआ है ना. तो सिमिलरली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन. ऐसी फैक्ट्री में आउटपुट बढ़ाने के लिए नया तरह की मशीन यूज़ होगी. सो अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन. तो अगर हम बात करें कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, कि जब भी हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, ठीक है. However, modernization does not refer only to use of new technology, but also changes in the social outlook, such as recognition that women should have the same rights as men. तो अब वो कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा की नई टेक्नोलॉजी अपनाना, ठीक है. इसका मतलब है कि आउटलुक में भी चेंज लाना, सामाजिक सोच को बदलना, कि अगर मेन को हम कहते हैं सेम राइट्स मिलते हैं तो वुमेन को भी सेम राइट्स मिलते हैं. ये भी पार्ट है मॉडर्नाइजेशन का. हम मॉडर्न हो रहे हैं, right. In a traditional society, women are supposed to maintain at home while the men work. ट्रेडिशनल सोसाइटी कैसी है हमारी, वो कहती है कि वुमेन तो घर का काम करेंगी लेकिन मैन काम करेंगे. अ मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस. मॉडर्न सोसाइटी जो है वो यूज़ करती है वुमेन के टैलेंट्स का वर्क प्लेस में भी, लाइक बैंक्स में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, लाइक आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब बीइंग अ वुमन, राइट. And such a society in most occasion is also prosperous. और ऐसी सोसाइटी हमेशा आगे बढ़ती है,
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्नाइजेशन. सो मॉडर्नाइजेशन भी हमारे 5 years का गोल रहता है, जहाँ हम बात करते हैं कि हमें मॉडर्नाइजेशन को अपनाना है, हमें मॉडर्न बनना है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सेल्फ मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट होना. A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations. तो नेशन अपने देश को इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन कैसे कर सकती है? या तो वो अपनी रिसोर्सेज को अपनाए या वो बाहर से इंपोर्ट करे रिसोर्सेज को दूसरे देशों से. The first 7 5-year plans gave importance to self-reliance, which means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself. जो हमारे बिगनिंग के 7 5-year plans थे, उसमें हमारी कोशिश थी कि हम अपनी ही रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट रहेंगे, हम बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करेंगे. दिस पॉलिसी वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी इन ऑर्डर टू रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज. इसलिए हमें ज़रूरी था क्योंकि हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे, स्पेशली फॉर फूड के लिए. So it is understandable that people who were recently freed from foreign domination should give importance to self-reliance. But obviously हम अभी तो आज़ाद हुए थे यार, अभी तो उनसे मुक्ति मिली थी, हम क्यों उनके से फिर से उन पर डिपेंडेंट होंगे? That is why we want to be self-reliant. Further, it was feared that the dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to the foreign interference in our policies. और ये भी रहता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्टेड गुड्स पर डिपेंडेंट रहेंगे फूड सप्लाईज़ के लिए या फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए, फॉरेन कैपिटल के लिए, तो फिर से जो हम आज़ाद हुए हैं और फिर से वो हमारी जो पॉलिसीज़ पर उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा. सो दैट इज़ वाई वी डोंट वांट देम टू एंटर इन आवर इकनॉमी. इसलिए हम क्या हुए थे, हम क्लोज इकनॉमी की तरफ एक्चुअली मूव कर रहे थे. जबकि 1991 में जब LPG आया है ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वहाँ फिर हम ओपन हो गए क्योंकि हमें लगा कि नहीं, ग्रोथ का जो पेस है बहुत स्लो हो रहा है, हमें ग्लोबल होना ही पड़ेगा. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस समय हम क्लोज हो गए थे, हमने इम्पोर्ट गुड्स करना बहुत ही कम कर दिया था क्योंकि हम सेल्फ रिलायंस होना चाहते थे. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा है गोल, दैट इज इक्विटी. लास्ट है हमारा इक्विटी. So now growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. A country can have high growth, the most modern technology developed in the country itself, and also have most of its people living in poverty. अब बात करें ना, growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. अब ये तीनों चीज़ें अपने आप में देश का जो kind of life है उसको improve नहीं कर सकती. A country can have high growth, the most modern technology developed in the country itself, and also most of its people live in poverty. So अगर ये सब करने के बाद भी देश में अगर poverty है तो उसका कोई यूज़ नहीं है. It is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor section as well instead of being enjoyed by only the rich. मतलब आपने 3 गोल पर काम करा, उसके बाद भी अगर देश में गरीबी है, पुअर सेक्शंस का कोई भी विकास नहीं हो रहा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ऐसी तरक्की का कोई भी फ़ायदा नहीं है. जैसे हमने अभी शायद आप आगे पढ़ेंगे, जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है कि GDP बढ़ रही है पर जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, लोगों में जॉब्स नहीं बढ़ रही है, रिचर सेक्शन इज बिकमिंग रिच, मिडिल क्लास और पुअर पीपल को जॉब्स ही नहीं मिल रही है, तो दैट इज़ जॉबलेस ग्रोथ. तो वही बात हो रही है कि अगर विकास हो रहा है तो सबका विकास होना चाहिए ना. सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Every Indian should be able to meet his or her basic needs for food and decent house, education and healthcare, and inequality in the distribution of wealth should be reduced. हर एक बंदे को, हर एक इंसान को देश में खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, वो तो है ही, और उसके साथ एक घर, एक अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर मिलनी चाहिए. तभी देश के अंदर इनइक्वालिटी जो है, डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटी है वेल्थ की, वो कम होगी, तभी देश का विकास होगा, है ना. तो तभी रियल विकास होगा. तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो इक्विटी है वो भी हो ना, वो ज़रूर हो, है ना. सो लेट अस नाउ सी हाउ द फर्स्ट 7 5-year plans covering the period of 1950-1990 attempted to attain these 4 goals and extent to which they succeeded in doing so. With reference to agriculture, industry and trade, you will study the policy and develop issues taken up by 1991 after 1991 chapter 3. So अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे
जो भी सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस, इन सब में कैसे विकास हुआ है, जो भी हमारे पास जो हमारे पंचवर्षीय योजना हुई उसके अंदर कैसे विकास हुआ, उन सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। सो दिस एंड्स विथ टुडे लेसन। यहाँ आज हमारा लेसन ख़त्म हो चुका है और टाइम भी बहुत हो चुका है, और लेसन्स आते रहेंगे। कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आगे के लेसन्स आएँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जब भी लाइव सेशन हो का तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलेगी, है ना। तो इट्स बेटर कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ईजिली आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। ओके, सो सी यू इन द कमिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिए वीडियोज़ को, जिससे जो भी यहाँ लेसन आ रहे हैं वो बहुत सारे बच्चों के पास पहुँचे और वो इसका बेनिफिट्स उठा सकें, ठीक है। देखिए, मुझे बहुत सिंपल तरीके से लेसन लेने आते हैं। मुझे अभी वो जो और यूट्यूबर्स पूरा वो प्रेजेंटेशन करते हैं वो मुझे एक्चुअली आता ही नहीं है, और एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मैं बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आपको NCERT बुक से इसको लेके आ रही हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ जिससे आप इजीली उसको समझ सकें, ठीक है ना। जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट करके पूछें, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं जल्दी अपना एक टेलीग्राम ग्रुप लॉन्च करेंगे जिसमें आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट।